तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साजन साइंस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हम उत्तर आसान भाषा में देंगे। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की किरणें गमन करती है। सभी को पता है, आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को पता है प्रकाश की जो किरणें हैं वो किधर गमन करती है, तो वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर ए, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है किधर? सीधी रेखा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आप लोग कमेंट में बताइए। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। सभी कमेंट में आंसर बताते जाना। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो गए? 2। चलिए, कहता है किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर में बताइए। तो किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। किसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण। जो सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि जो है बड़ा चेहरा दिखे। इसमें क्या आ जाएगा? अवतल दर्पण। आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए, अभी तुरंत बताएं। दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो है किसी भी वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब बन के दिखता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, मोटर कार के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए, हेडलाइट में जो है मुख्यतः अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर सी। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है? आप लोग कमेंट में भी आंसर बता सकते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है किसका बना होता है? बताइए, आप लोग कमेंट में आंसर बताइए जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर? तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है वो भी अपवर्तल जो है इस दर्पण का बनाता है, अवतल दर्पण का बना होगा। अवतल दर्पण। देखिए, सर्च लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने के लिए, सभी जगह हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साइड मिरर के रूम में। देखिए, आप लोग देखेंगे मोटरसाइकिल के साइड में जो लगा रहता है उसको साइड मिरर बोलते हैं, या फिर कोई कार है उसमें लगा रहता है। तो साइड मिरर के रूम में जो है दूर की वस्तु को देखना पड़ता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तर दर्पण लगाया जाता है। उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगाया जाता है साइड मिरर के रूम में? उत्तल दर्पण। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर ए, उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। अभी बताइए, कमेंट में आंसर बताइए। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक जितना भी प्रतिबिंब हो कैसा होगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जितने भी होंगे वे सीधा होंगे। कैसा होंगे? सीधा होंगे। सीधा होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। आंसर नंबर ए। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, दर्पण सूत्र बताइए। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र, चलिए कमेंट में बताइए। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/1 में भी प्लस में 1/u बराबर में 1/f, ये होता है दर्पण सूत्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देखो, मिलाओ कहाँ पे है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? हम लोग को पता है कि कोई भी दर्पण है उसका फोकस दूरी क्या होता है? f, और उसका वक्रता त्रिज्या r होता है। क्या लिखते हैं? फोकस बराबर इसके वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, और वक्रता त्रिज्या कहता है फोकस का दुगना होता है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? f बराबर r/2। f बराबर r/2। आंसर कहाँ है? f बराबर सी नंबर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। बताइए, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, मिश्रित दर्पण। तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। बताइए, एक उत्तल दर्पण है, उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब होगा? कैसा प्रतिबिंब होगा? बताइए। देखो, जितने भी उत्तल दर्पण है, जितना भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा छोटा बनेगा। हमेशा छोटा बनेगा, क्योंकि हम लोग साइड मिरर के उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप देखते होंगे जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे से जो पीछे वाले आईने में जो देखते हैं, आगे में जो आईना लगाता है, पीछे वाले आदमी को देखते हैं तो हमेशा छोटा दिखाई देता है। और वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक बनेगा और कैसा होगा? छोटा होगा। काल्पनिक और छोटा। तो आंसर नंबर बी, काल्पनिक बनेगा और छोटा भी बनेगा। किसमें? उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा और छोटा बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? कहता है पहला वास्तविक, गलत बात है, वास्तविक तो नहीं होता है। काल्पनिक या आभासी, ये सही बात है। दोनों तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं की भी गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर बी, काल्पनिक होता है। जो भी समतल दर्पण है लेकिन कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए आंसर बताइए इसका, कमेंट में बताइए। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी। जिससे आसानी से प्रकाश पार हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी। तो आंसर नंबर ए। कितना आसान है, बताइए तो कितना आसान है। आंसर क्या आ जाएगा? पारदर्शी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। बताइए, कितना आसान है। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ का मान पूछ रहा है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है एफ है, वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? अभी बताए हैं। अब बराबर क्या होता है? r/2। तो r/2 क्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी है?
आधी है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो कितना आसान है, आंसर क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आधी है, आधी है कि F बराबर R/2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। कितना आसान क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁻8 होता है, 3 × 10⁻8 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ए, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बताइए आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। जो नए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश और परावर्तन एवं वर्तन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा। देखिए परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम हमें पता है क्या होता है। परावर्तन का नियम तो इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें क्या है, परावर्तन ये अपवर्तन शब्द गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये परावर्तन का पूछ रहा है। तो आपतन कोण विचलन कोण इसमें नहीं बनता है। तो आपका क्या जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये परावर्तन का नियम को निर्धारित करता है कि आपतन कोण आने, जैसे देखो ये है, इसके द्वारा जो बनेगा ये आपतन कोण और ये बनेगा परावर्तन कोण, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। बताइए, बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, हम बार बार उपयोग कर रहे हैं, को बड़ा प्रतिबिंब ना चाहिए, तो बड़ा प्रतिबिंब के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। आंसर नंबर क्या जाएगा, बी। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, दाढ़ी बनाने में कर रहे हैं, गाड़ी के हेडलाइट में कर रहे हैं, सर्च लाइट में कर रहे हैं। और जो दांत देखता है, जो डेंटिस्ट है, वो दांतों को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग। जब देखो इसका आवर्धन ऋणात्मक है, ऋणात्मक आवर्धन क्या बताता है कि उसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब। तो आपका आंसर क्या है, उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा के साथ साथ वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वो वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। आंसर नंबर ए, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। बताइए ये क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, गलत बात है। वक्रता त्रिज्या इसको भी नहीं बोलते। प्रधान अक्ष, तो ये तो सीधी लाइन है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, द्वारक। जैसे देखो ये हमारा गोलीय दर्पण है, फोकस दूरी 30 लाइन पर होता है, ये प्रधान अक्ष हो गया। और यहाँ से अगर ये टकराएगा, जहाँ पे एक बिंदु बनेगा, इसको फोकस बोलेंगे। यहाँ से इसके बीच की फोकस दूरी हो गया, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या क्या होगा, इस फोकस का दुगना होगा। तो आपका ये क्या अब पूछ रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, ये जो वृत्ताकार है और इसके बीच जो है इसको बोलते हैं द्वारक। क्या है, ये गोलीय दर्पण का द्वारक बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। देखिए परावर्तन के पता है 2 नियम है, अपवर्तन के कितने नियम है, तो अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम है,
अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और परावर्तन के भी 2 नियम हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, लेंस की क्षमता का असह्य मात्रक बताइए। लेंस की क्षमता का असह्य मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता मापा जाता है डायोप्टर में। आंसर क्या आ जाएगा? ए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। कहता है किस लेंस को आभासी लेंस भी कहते हैं? बताइए तो, किस लेंस का आभासी लेंस कहते हैं? देखिए, उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को? उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को आभासी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। आंसर में क्या आ जाएगा? उत्तल लेंस। चलिए देखते हैं किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि विभिन्न जगह पे आएगा प्रकाश की किरणें और एक ही पॉइंट पे, एक ही बिंदु पे आके मिलता है, इसी कारण इसको अभिसारी लेंस बोला जाता है, उत्तल लेंस को। और अपसारी लेंस में क्या होता है? अपसारी लेंस में विभिन्न जगह से आएगा प्रकाश की किरणें और ये दूर दूर चल जाएगा, दूर दूर चला जाएगा। जब दूर दूर चला जाएगा उसको अपसारी लेंस बोलेंगे। तो अपसारी लेंस किसे बोलते हैं हम? अवतल लेंस को। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, अवतल लेंस को बोला जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? बताइए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? हम लोगों को पता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर हो जाएगा सी, निर्वात में या वायु में। प्रकाश की सबसे अधिक चाल कहाँ होती है? निर्वात में या वायु में। सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग होता है? बताइए, सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग होता है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो है ये छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है ना, तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग। बताइए, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान, यानी कि म्यू का मान पूछ रहा है। म्यू का मान क्या होता है? sin i/sin r। sin i/sin r देख लेते हैं। sin i/sin r कहाँ है? sin i/sin r बी नंबर। आंसर बी हो जाएगा। म्यू का मान क्या होता है? sin i/sin r। चलिए, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, देखो हमें जो लेंस की क्षमता मैग्नीफिकेशन को, इसको पी से मापते हैं। इसका मान होता है 1/f। और इसमें जो f का मान जो है ये फोकस दूरी का मान जो मीटर में रखते हैं। किसमें? मीटर में रखते हैं। तो आंसर जो आएगा आपका, इसकी क्षमता डायोप्टर में मापा जाएगा। ठीक है, अगर फोकस दूरी को 1 मीटर रखते हैं तो इसका मान 1 डायोप्टर होगा। तो आंसर आपका क्या जाएगा? आंसर नंबर सी, 1 मीटर के लिए 1 डायोप्टर आएगा। ठीक है, 1 मीटर के लिए 1 डायोप्टर होगा। तो आंसर हो जाएगा 1 मीटर। 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होगी जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी। ठीक है, अब कहता है हीरा का अपवर्तनांक। बताइए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा? हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। ये हो गया हीरा का अपवर्तनांक। आंसर नंबर डी। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। देखिए, आप पानी, एक बाल्टी में पानी भर लीजिए, जब गहराई देखिएगा तो बहुत कम नजर आएगा। ये किसके कारण हो रहा है? ये किसके कारण हो रहा है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको जो है पानी से भरी बाल्टी की गहराई जो कम मालूम पड़ती है। कहता है लेंस का सूत्र है। लेंस का सूत्र क्या होता है? हम दर्पण का सूत्र याद है, 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f होता है। तो लेंस में क्या करना है? सिर्फ माइनस लगा देना है। माइनस लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा, मतलब 1/v माइनस में 1/u
बराबर में 1/f। कहाँ है आंसर? आंसर नंबर बी हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता क्या होगी? पहले तो हमको ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा तभी, क्योंकि हम पता है आवर्धन क्षमता P जो है इसका मान होता है 1/f। 1/f होता है और सेंटीमीटर है, इसको मीटर बनाएंगे। मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? ये 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे P बराबर लिख सकते हैं 1/20/100। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है। किरणों के समूह को कहा जाता है, बताइए किरणों के समूह को क्या कहते हैं? देखिए प्रकाश की एक लाइन होगा उसको किरण बोलते हैं। जब बहुत सारा किरण होगा उसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोला जाता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? आंसर नंबर बी, किरण पुंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब इसका आंसर बताइए आप लोग, ये आंसर बताइए। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? देखो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण क्या हवा से कांच में प्रवेश, मान लीजिए ऊपर में हवा है और नीचे में कांच है, जब कांच में प्रवेश करेगा तो वो क्या होता है? वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ये जो बीच में अभिलंब है वो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, इस तरह से अभिलंब की निकट से जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अभिलंब के निकट हो जाएगा, अभिलंब के निकट हो जाएगा, अभिलंब की ओर आ जाएगा। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी, 42 का। चलिए 43 नंबर है। 1 मीटर की फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होती है? 1 डायोप्टर। जब 1 मीटर लेंस जो होगा उसकी क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, 1 डायोप्टर। 44 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? बताइए। वर्ण विक्षेपण करना है ये तो केवल प्रिज्म से ही संभव हो सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, प्रिज्म। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में होती है। आप बताइए। देखिए कोई मोटा लेंस है, ये मोटा लेंस है और ये पतला लेंस है, इसकी फोकस दूरी के बारे में बताना। देखिए ये मोटा लेंस है तो इसका फोकस दूरी स्वाभाविक है कम होगा। तो मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना, इसका फोकस दूरी जब यहाँ पे हम किरण गुजारते हैं इसका फोकस दूरी मान लेते हैं यहाँ पे है, और पतले लेंस में जब गुजारेंगे इसका फोकस दूरी क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पतला लेंस है। तो मोटा लेंस का जब फोकस दूरी क्या होगा? कम हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। तो आज का जो है फिजिक्स के जितने भी परावर्तन एवं आवर्तन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे तो हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ये सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके जो बिहार बोर्ड 2026 में है ये सब क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। धन्यवाद।